Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो हमास और इज़राइल के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी का सेकंड पॉइंट पे आज बात करेंगे। उसी के एक सेकंड वर्जन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके वाले से हम बात करेंगे। हम दो मेन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे नाज़रीन। एक जो एक्सपेक्टेड इज़राइल्स इनकर्जन ग्राउंड इनकर्जन इनटू गज़ा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसकी पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है और उसके नतीजे में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इज़राइल के अल्टीमेटली मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं और इस ऑपरेशन के रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सेकेंड एस्पेक्ट जिसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे वो है इंटरनेशनल जो रिएक्शन है, जो इंटरनेशनल पोलराइजेशन है इज़राइल के रिटेलिएशन को लेके, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। जो हमने देखा कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो उस वक्त जो इज़राइल है दैट हैज़ ऑफिशियली एक्सेप्टेड कि इन्होंने गज़ा के अंदर जो है वो पहला ग्राउंड रेड्स किए हैं हमास के कुछ स्पॉट्स के ऊपर, कुछ उनके कैंप्स के ऊपर, उनकी यानी ऑफिस के ऊपर। और ऑब्वियसली दे हैव बीन अमेसिंग टैंक्स, मिलिट्री सोल्जर्स एज वेल एज द डिफरेंट रिजर्व्स ऑन द बॉर्डर विद द गज़ा। और गज़ा के साथ उनके जो सोल्जर्स की प्रेजेंस है अब वो बढ़ रही है। ऑब्वियसली हमने देखा कि ऑन द अदर साइड अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन देयर, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में आ चुका है। यूके हैज़ सेंट इट्स नेवी राइट नेक्स्ट टू गज़ा। तो कहीं ना कहीं पे इज़राइल और जो अमेरिकन हैं दे हैव बीन प्लानिंग टू गो फॉर एन ऑल आउट इनकर्जन इनटू गज़ा। और ऑब्वियसली इसके लिए जो इज़राइली फोर्सेस जाएंगी उसको कहीं ना कहीं पे स्ट्रेटेजिक और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो अमेरिकन से भी आ सकती है। सो ये जो इनकर्जन है दैट इज़ नाउ ऑलमोस्ट सर्टन दैट इज़राइल विल गोइंग टू गो इनटू गज़ा। उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इज़राइल ने आज सुबह एक थ्रेट किया, एक अल्टीमेटम दिया जो गज़ा सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको कि दे शुड लीव गज़ा। अराउंड 1 मिलियन पीपल लिव आउट ऑफ द टोटल जो गज़ा स्ट्रिप है उसकी पॉपुलेशन 2.2 मिलियन है। उनमें से 1 मिलियन लोगों को कहा गया था दे शुड लीव एंड मूव टुवर्ड्स साउथ, और वो साउथ की तरफ चल जाएँ बिकॉज जो इज़राइलीज़ हैं जो अभी तक जो हैं वो एरियल बम्बार्डमेंट में इन्वॉल्व हैं, उस एरियल बम्बार्ड के नतीजे में दे आर सॉफ्टनिंग द टारगेट्स and in the next phase they might go for on ground incursions, and those incursions are primarily, that incursion is primarily meant to gain two objectives. One objective is to recover the Israeli जो hostages हैं, more than 100 hostages हैं जो मोस्टली टनल्स के अंदर हैं, जो गज़ा के अंदर हमास ने बनाई हुई हैं, उन टनल्स के अंदर से उनको रिकवर करना, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना ताकि उनको रिकवर किया जा सके। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है नाज़रीन, वो जिस तरह से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, द पर्पज़ इज़ टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एंड एनिहिलेट हमास। और हमास के जो सोल्जर्स हैं, हमास के जो मिलिटेंट्स हैं और हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर हो टनल्स के अंदर, या उनकी रॉकेट प्रिपरेशन लैब्स हों, या फिर उनकी जो लॉन्चिंग पैड्स हों, उन सब को डिस्ट्रॉय करना कम्प्लीटली। सो वंस फॉर ऑल जो हमास है उसको एरेडिकेट कर देना ऑन द फेस ऑफ गज़ा, दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। बट नाज़रीन ऑब्वियसली जब ये इनकर्जन की प्लान हो रही है, इसके ये कहाँ तक रुकेगी, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इस पर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरह कहा जाता है कि यू कैन डिसाइड टू स्टार्ट द वॉर बट यू कांट डिसाइड टू एंड द वॉर। जिस तरीके से हमास ने पहले हमला किया, दे might not have expected such kind of Israeli reaction or global reaction to that, but obviously they now the ending of the war is not in the hands of Hamas. Similarly, if Israel goes an all-out invasion into Gaza, how entrenched this conflict will be, and what will be the strategic cost of this invasion for larger Israeli interest in the region। सिर्फ टेक्निकल नहीं, हमें लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अगर देखें तो क्या ये इज़राइल के लिए इस वॉर को इनिशिएट करना तो है, पॉसिबल है। दे हैव द मिलिट्री स्ट्रेंथ, दे हैव द पॉलिटिकल विल, दे हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड दे हैव द इंटरनेशनल बैकिंग टू गो फॉर इट। बट can Israel afford to end this conflict on its own terms? That has to be seen. In the past हमने देखा कि पहले भी ऐसा होता रहा, इस गज़ा के अंदर इन्वेजन होती रही, बट इस लेवल की जो इन्वेजन है वो हमने 1973 की 67 की वॉर के बाद नहीं देखा। सो ऑब्वियसली ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है, इज़राइल की इन्वेजन क्या रिपरकशन होंगी, लेकिन कंसिडरिंग द पास्ट इट इज़ लेस लाइकली दैट इज़राइल विल बी एबल टू एलिमिनेट हमास। नाज़रीन अगर मैं ग्लोबल फ्रेमवर्क में लेकर चलूँ तो हिस्टोरिकली भी हमें दुनिया में जो सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं वो मिलिट्री सेंस में कभी मुकम्मल कामयाब होते हुए रेयरली नज़र आते हैं।
One of the rare example of such a success is the Tamil Tigers LTT श्रीलंका के अंदर जाके. बट अदर दैन दैट अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर हम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की एग्जांपल लें, हम दुनिया भर में बहुत से एग्जांपल लें, तो जो इंसर्जेंसीज होती हैं उनको डिफीट करना, उनको एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है. उनके लिए कहीं ना कहीं पे आप मिलिट्री टैक्टिक्स, काइनेटिक मेथड्स के अलावा आपको नॉन काइनेटिक मेथड भी यूज़ करने पड़ते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Israel डज नॉट सीम टू बी इन अ मूड टू गो फॉर नॉन काइनेटिक मीन्स टू एलिमिनेट Hamas. So, in a way, this conflict is less likely to destroy Hamas, but it has and it is likely to significantly diminish Hamas' capability to harm Israel in the short to medium term. However, at what cost? Israeli strategists must be thinking about the strategic cost of, having or inflicting a major strategic harm to Hamas. Is it worth it? Again, it's a debatable issue, but obviously it is a politically opportune time for Benjamin Netanyahu's government to go for an all-out invasion into Gaza. At least it would give his coalition a very strong boost within Israel's standing. सो अब आते हैं नाज़रीन कि इस जो इनकर्जन है इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, हाईली लाइकली है, इसकी कास्ट भी हमने बात की, लेकिन इसकी कास्ट पैलेस्टीनियंस के लिए क्या होगी? अगर हम पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे बड़ा क्राइसिस तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है. Every international organization has been saying that this incursion the already Israeli bombing is creating humanitarian crisis, and the ground invasion is likely to further escalate, exacerbate these issues for the ordinary Palestinians. और उस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह चुकी है, उसके वजह से जो रेफ्यूजीज़ की ऑर्गेनाइजेशन कह चुकी हैं that it will be a humanitarian crisis, it will be a major disaster, devastation for those migrants if it has happened. सो कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि जो कंप्लीट सीज है उसकी वजह से भी इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं दे हैव बीन कॉलिंग इट एन इलीगल एक्ट. हमने देखा कि नेटो की जो स्टेट्स हैं प्राइवेटली दे हैव बीन स्ट्रेसिंग इजराइल टू गो फॉर अ प्रोपोर्शनल रिस्पांस एज वेल. तो कहीं ना कहीं पे हमें इसका जो कास्ट है अल्टीमेटली वो पैलेस्टीनियन पे नज़र आती है, और स्पेशली गज़ा के जो लोग हैं उन पे आती हुई नज़र आ रही है. सो गज़ा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रिजन, ओपन एयर प्रिजन, और अब उसके लिए जो रेफ्यूजीज़ का एडिशन इशू है, ब्लॉकेड का इशू है, ऑल काइंड ऑफ ब्लॉकेड का इशू है, कंप्लीट सीज का इशू है, और additional to that point is they are not getting the sympathy that they used to historically get from international community. This is something that is likely to further destroy their lives, their future. More than 500 kids have died on the Palestinian side. Obviously उससे पहले Israelis का भी civilians का बहुत ज़्यादा loss हुआ था, which was condemned by most of the international community. But Israeli response is equally brutal, equally kind of inhuman. And this is not the end of it. The ground incursion is likely to have significantly more impacts on the ground. और हमने देखा कि historical Israeli ground incursion जो थी, they have led to the killings of the civilians. Although aerial bombing has more collateral damage than the ground incursion, but ground incursion leads to some other kind of humanitarian crisis जो कि बहुत सारे हो सकते हैं. For example, physical occupation, for example, the element of fear, similarly the closure of the markets, shops, businesses for the local communities, and the little aid that could reach to the Gazans ultimately. All of that is likely to compound the humanitarian crisis in Gaza, which has already faced a major crisis. I think, Nazin, it will not be wrong to say that for long हम देखा कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं दुनिया भर में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं. चाहे वो सीरियन वॉर हो, चाहे वो यमन की वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के इशूज़ हों, ह्यूमैनिटेरियन जो कंसिडरेशंस हैं वो ग्लोबल पावर्स की जो रेट्रिक है उसमें तो हमें नज़र आती हैं, बट ऑन ग्राउंड ये चीज़ें नज़र नहीं आती. एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड when we are analyzing this thing. And that's why I think Hamas is being blamed that Hamas should have anticipated the cost for the Gazan that they have to suffer if Hamas goes in all-out war against the Israelis. But on the other hand, हम ये भी देखते हैं कि it also shows the lack of apathy on the part of international agencies who have been requesting Israel, but obviously their requests have met with the deaf ears. और हमने देखा कि उसके ऊपर कोई खातर खा या कोई मेजर जो रिस्पांस है इसराइल की तरफ से कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा. अब दादी सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं जिसमें मैंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक पोलराइज व्यू रखती है. हमने देखा कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं दे हैव बीन क्लियरली साइडिंग विद इजराइल, एंड इनफैक्ट द प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज, नॉट प्रो हमास, एटलीस्ट प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज, द रैलीज दैट वांट
the civilian lives to be protected in the Western societies, they have been getting very harsh response from the overall media and political leadership as well as the society. और जो voices हैं that talk about the respecting for the Palestinian lives, they have been silenced by different means. और इस हवाले से अगर हम बात करें तो वेस्टर्न सोसाइटीज़, बट ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर हमने देखा कि देयर हैव बीन प्रोटेस्ट इनिशियली, जो कि कुछ एलिमेंट्स हु सेलिब्रेटेड इजराइल्स अटैक्स विच वर ऑब्वियसली नॉट समथिंग दैट वी कैन सेलिब्रेट एज सच, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि बहुत सारी अब जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर वो जो सेलिब्रेशन का एलिमेंट था, नाउ इट इज़ टर्निंग इनटू मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग इसलिए बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि 1500 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस शहीद हो चुके हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो अब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है देयर हैज़ बीन मोर कंडेमनेशन, मोर एंगर एट द वेस्ट एज वेल एज द इज़राइल इटसेल्फ। एंड कहीं ना कहीं पे ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनके दरमियान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें नज़र आती है, दिस इज़ डेंजरस नाजरीन, नॉट जस्ट फॉर द फॉर द सेक ऑफ पैलेस्टाइन इटसेल्फ बट इन अ ब्रॉडर ग्लोबल कम्युनिटी। जितना हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पोलराइजेशन बढ़ेगी, जो क्लैश ऑफ थीसिस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो थीसिस है नाजरीन, दैट थीसिस सीम्स टू बी बीइंग रिवाइव्ड बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और ईस्ट और वेस्ट में स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके दरमियान में जो डिवीजन है दैट हैज़ बिकम मोर शार्पन्ड एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग नीदर फॉर द वेस्ट नॉट फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। सो मुस्लिम सोसाइटीज़ जो हैं दे आर लाइकली टू गेट मोर रेडिकलाइज्ड एंड सिमिलरली जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इट इज़ लाइकली दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ लाइकली टू स्ट्रेंथन द राइट विंगर्स। हमने ऑलरेडी देखा कि इसराइल के अंदर राइट विंग जो पार्टीज़ हैं दे आर गेटिंग मोर सपोर्ट, दे आर बीइंग आस्क्ड टू गो फॉर हार्श रिस्पॉन्स अगेंस्ट द हमास एंड द पैलेस्टीनियंस। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पोलराइजेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान में, इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द पैलेस्टीनियंस, नॉट हेल्पफुल फॉर द वर्ल्ड इन जनरल। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching this program. Let's pray that humanity is saved from the brutalities of all kind of people. Thank you so much for watching this program. Allah Hafiz.